हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि पुंडेर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फोकस 50 पर। आज से हम अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम कंप्लीट बायोलॉजी थ्रू एमसीक्यू। हम कोशिश करेंगे इसके अंदर कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डाटा बनेगा उसको साथ के साथ कराती चलूँ। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैराथन लेने के लिए तो कोई 5-5 घंटे की ले रहा है, 10-10 घंटे की ले रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ मैं कोशिश करूँगी आपको 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी का रिवीजन कराने की। जैसे कि एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो मैं आपको साथ के साथ लिखवाती चलूँगी, आप लोग नोट डाउन करते चलना। और इससे क्या होगा कि हम एक ही मतलब सिंगल क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज इट्स स्टडी कॉल्ड। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्या है और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। देख लीजिए, आपको मैं टाइम दूंगी मात्र 10 सेकंड का। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके बाद हम 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, इसके ऑप्शन है आपके टिश्यू हिस्टोलॉजी, ऑर्गन एनाटॉमी, सेल साइटोलॉजी, न्यूक्लियस जेनेटिक्स। तो आप सबको पता है ये पूरी बायोलॉजी का सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सेल को हम क्या बोलते हैं। सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसकी स्टडी को भी आप सबको पता होगा क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल और साइटोलॉजी। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसके अंदर टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी बिल्कुल सही है, ऑर्गन की स्टडी एनाटॉमी नहीं कहलाती, सेल की स्टडी साइटोलॉजी बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस की स्टडी जेनेटिक्स नहीं कहलाती, न्यूक्लियस की स्टडी आपकी कहलाती है कैरियोलॉजी। ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्टडी हैं जिसको हम साथ के साथ देखते चलेंगे इस क्वेश्चंस के थ्रू ही। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले है एनाटॉमी। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो चीज़ें। देखिए, जैसे एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, की आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है उसको हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, इसके बाद बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं आपकी प्लांट्स की। इसके बाद जूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं आपकी एनिमल्स की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी स्टडी कहलाती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह से आगे आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप सब जानते होंगे, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इज कॉल्ड व्हाट, तो इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसी तरह होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट और उसके साथ हमारा इंटरेक्शन किस तरह से है उसको पढ़ते हैं हम इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेसिक बायोलॉजी के अंदर ये सब नहीं आता, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं पूरी टेबल आपको इस वीडियो के अंदर, ये इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करा दूँगी। इसके बाद जैसे कि आप जानते होंगे, ये आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट, एंटोमोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं किसकी, तो जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं आपकी। इसी तरह इसको भी आप छोड़ सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूरोबायोलॉजी क्या होती है, तो जब हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोबायोलॉजी। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसी तरह वायरस की स्टडी आपकी क्या कहलाती है, वायरोलॉजी। और सेल बायोलॉजी क्या कहलाती है आपकी, जब हम सेल की स्टडी करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन भी था कि सेल क्या होता है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, तो इज कॉल्ड शेल कहलाते हैं। इसी तरह पेलिएंटोलॉजी, फोसिल्स और एंशिएंट टाइम, एंशिएंट जो लाइफ थी आपकी उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलिएंटोलॉजी। आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैथोलॉजी क्या होती है, तो पैथोलॉजी होती है डिजीज़ की, जब आप लोग स्टडी करते हैं तो आती है आपकी पैथोलॉजी के अंदर। इसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जब आप बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की स्टडी करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं।
इसी तरह कुछ एक टेबल और मैंने दिया आपको, कुछ जो चीज़ें छूट जाती हैं इसके थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी आपको मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हम लोग करा देंगे तो आप उससे पढ़ लेना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आती है तुम्हारी कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो टिश्यू की स्टडी कहलाती है आपकी हिस्टोलॉजी। इसी तरह सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। नर्वस सिस्टम की आप लोग अभी पढ़े, न्यूरोलॉजी। हार्ट की इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं आपकी कार्डियोलॉजी। स्किन की हो जाती है इंपॉर्टेंस, को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, इसी तरह कैंसर की हो जाती है ऑन्कोलॉजी। और बाकी आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखो, जैसे कि कुछ स्टडी यहाँ आती है आपकी, यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इसी तरह आगे आ जाती है आपकी बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। वायरस की स्टडी आप पीछे पढ़े हैं, क्या करते हैं, वायरोलॉजी कहलाते हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी स्टडी को क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब और भी कुछ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स की जब स्टडी हम लोग करते हैं तो आती है जेनेटिक्स के अंदर। इसी तरह ये अलग अलग स्टडी हैं, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेना इसके थ्रू। हमारा क्वेश्चन था स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट, तो इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और यहाँ से बोन की थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है, ऑर्थोपेडिक्स कहलाती है स्टडी ऑफ बोन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप देख सकते हैं हम इतना सारा डाटा इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज इट्स स्टडी कोल्ड। तो इसकी स्टडी आपको पता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है लाइफ की, वो होती है सेल, और उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। अब आप यहाँ कुछ कुछ चीज़ें और याद कर सकते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा सेल है उसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई है, पहले लिविंग आया था फिर डेड आया था, या पहले डेड आया था फिर लिविंग आया था। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आप पता करना चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और मिलेगी, तो आपको नोट डाउन करते जाना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल देती हूँ, ये चाहे तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो किसने की थी और कब की थी। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 के अंदर पहली सेल, जो कि तुम्हारी कैसी थी, डेड सेल थी, उसकी डिस्कवरी कर दी थी। फिर आए थे हमारे साइंटिस्ट एंटोनी वैन लियोनहोफ, ये कब आए थे, तो 1674 के अंदर। और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक कैसा सेल था, लिविंग सेल था। और किस चीज़ के अंदर इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, तो आपके पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, तो पुरकिंजे करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने आपकी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ आप लोग डैश लगा लेना कि किसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बताइए, ऑप्शन है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या वैक्यूल्स। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। देखिए, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर बायोलॉजी में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो ये तो डेफिनेटली है कि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देख लेते हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। और इससे रिलेटेड अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, तो अभी हमने सेल पढ़ा। अब सेल से रिलेटेड जितने भी उसकी ऑर्गेनेली, आप बोल सकते हैं सेल के जितने भी पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे, ये है, यहाँ से हम आपको पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू इस चैप्टर का सेल ऑर्गेनेली का दे देती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए,
ये ज़्यादा बेटर लग रही है देखने के लिए, पढ़ तो आप कोई भी सकते हैं वैसे, लेकिन चलो इससे मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो हमारा था उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी भाई यही तो क्वेश्चन था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी शेप कैसी है, किस तरह का इसके अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए ओवल शेप का होता है, ओवल शेप ऑर्गेनेली होती है जिसकी कैसी मेम्ब्रेन होती है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इनकी शेप कैसी है और इनकी साइज़ कैसा है। कहाँ देखने के लिए मिलती हैं वो अलग बात है, बाद में कर लेंगे। और इससे रिलेटेड जो कि इसके सब पार्ट बनते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके कुछ सब पार्ट होंगे, जैसे सिस्टर्नी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का देखते चलेंगे। जैसे कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसी शेप का होता है, तो ओव्यूल शेप का होता है और डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड होती है और उसको क्या बोलते हैं आपकी सिस्टरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बोलते हैं। इसके बाद है प्रोड्यूस एटीपी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। अब आप एटीपी की यहाँ फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है आपके, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। आप चाहे तो मैं लिख देती हूँ, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल्यूलर रेस्पायरेशन के अंदर। जब हम रेस्पायरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद अब देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कंप्लीट सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली हम लोग कवर अप कर लेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखिए सबसे पहले आती है आपकी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो लार्ज होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है। ये भी ध्यान रखना कैसा होता है, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है आपका और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। अब पूछता है कि इसके फंक्शन क्या क्या है न्यूक्लियस के, तो देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो पूरे सेल को आपको कंट्रोल करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है आपकी जेनेटिक मटेरियल, डेट इज डीएनए भी इसी के अंदर होता है। आपको पता है क्योंकि क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं तो डीएनए भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। इसके बाद रेगुलेट सेल एक्टिविटीज़ एंड सेल डिवीज़न। यही भाई साहब हैं जो सेल डिवीज़न और सेल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसको हम सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस आपकी। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब इसी के अंदर स्टोर होती हैं। डेट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता दी, डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं न्यूक्लियोलस। अभी बताइए मैं आपको, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा होता है। अब तुम देखो ये यही चीज़ें हम लोगों को दिखाई नहीं देती, सेल वगैरह हैं जो, तो ये न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, ये कैसे दिखाई देगी। और न्यूक्लियोलस के भी न्यूक्लियस के अंदर भी होता है आपका न्यूक्लियोलस, तो वो तो दिखाई देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, डेंस बॉडी होती है और इनसाइड होती है आपका न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोलस का, तो ये आरएनए को प्रोड्यूस करती है, जो किस चीज़ से रिजेंबल करता है, ये किस चीज़ के सिमिलर होता है, तो ये आपका राइबोसोमल सब यूनिट्स के सिमिलर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अब ये राइबोसोम्स क्या हैं। देखो भाई अब हमारा थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, तो राइबोसोम्स एक टाइनी राउंड पार्टिकल जो कि बना हुआ है आपका किस चीज़ से, तो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। और ये आपको फ्रीली देखने के लिए मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर और अटैच रहता है ईआर, डेट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से।
अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। इसकी इतनी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर सेल ऑर्गेनेल की जितनी ज़्यादा ये इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के तो डायरेक्टली इन जो सेल ऑर्गेनेल ये आपको दिखाई दे रही है इनके डायरेक्ट आपसे फंक्शन पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राइबोसोम्स क्या करता है, तो राइबोसोम्स आपका करता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम्स आपका क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं तीनों का। न्यूक्लियस आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे सेल की एक्टिविटी को। जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो आपका न्यूक्लियोलस है वो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर होता है और क्या करता है आपका, तो आरएनए से रिजेंबल करेगा जो कि एक्ट करता है राइबोसोमल सब यूनिट्स की तरह। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, आपका राइबोसोम्स। देखिए चौथे नंबर पे आपका आता है, साथ के साथ आप इनके डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये इधर न्यूक्लियोलस है, इधर राइबोसोम्स है। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है क्या, सबसे पहले इस तरह का आपको शेल के अंदर एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए होता कैसा है, दिखता कैसा है, काम क्या करता है, ये थोड़ा जान लेते हैं। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, मतलब एक इस तरह की ट्यूब्यूल्स का एक ऐसा सा नेटवर्क होता है ये, ठीक है। और ये दो तरह का होता है राइबोसोम्स आपका, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखिए इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इस तरह से नाम क्यों बोल रहे हैं हम, तो आपको पता है और आपको पता होना चाहिए कि रफ वाले को रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो भाई कोई सरफेस है इस तरह की और उसके ऊपर कुछ इस तरह दाने दाने होंगे और आप उसको इस तरह करेंगे तो आपको कुछ खुरदुरा लगेगा ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटे छोटे इस तरह से डॉट डॉट से आपको दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसीलिए इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, राइबोसोम्स। और स्मूथ वाला स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आपको राइबोसोम्स देखने के लिए नहीं मिलते, ठीक है। अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपका क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है। देखिए जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यही जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताना है कि प्रोटीन का सिंथेसिस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर होता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्रोटीन बना दिया रफ ने तो बचा हुआ क्या, तो लिपिड का सिंथेसिस कौन करेगा आपका, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा जी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर पिया है आप लोगों ने भाई। डिटॉक्स वाटर तो बहुत ट्रेंड में, गर्मियों में तो बहुत रहता है ट्रेंड में। क्या होता है डिटॉक्स वाटर, तो बॉडी को क्लीन करने के लिए जो वाटर का हम इंटेक करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिटॉक्स वाटर। तो इसी तरह वो इसको शेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है आपका, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और कैल्शियम का स्टोरेज भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर की आपकी आती है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम करता है, ये इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। देखिए स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड शैक जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी। देखिए अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है सिस्टर्नी और आप उसमें देखा था आप लोगों ने किस चीज़ के अंदर, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये देखिए इसको बोलते हैं सिस्टरी, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, ये सिस्टर्नी किसके अंदर होती है, गोल्गी अपैरेटस के अंदर, और ये किसके अंदर होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या करता है, तो मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोटीन को और लिपिड के। जो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस किया उसको पैक और डिस्पैच करने का काम आपका कौन करता है, मॉडिफाई करना, पैक करना, डिस्पैच करना। किस चीज़ को, प्रोटीन और लिपिड्स को कौन करता है आपका, गोल्गी अपैरेटस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेक्रेटरी वेसिकल, भाई इसने मॉडिफाई कर दिया, स्टोर कर दिया और पैकेज कर दिया, साथ में क्या किया, इसको सेक्रेटरी वेसिकल को फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपने पढ़ ही लिया है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिए भाई
नेक्स्ट आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? एक स्मॉल छोटा होता है, राउंड वेसिकल होती है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है। तो ये डाइजेस्ट करेगा फूड को, पैथोजेंस को और वॉर्म जो कि सेल के अंदर होते हैं उनको क्या कर लेगा? ये डाइजेस्ट कर लेगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और हाँ, इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग। लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? आपके लाइसोसोम्स को। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या बोल रहे हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसी तरह गोल्गी अपैरेटस क्या करता है आपका? तो मॉडिफाई करता है, पैक करता है, डिस्पैच करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ। जो स्मूथ वाला होता है वो क्या करता है? लिपिड का फॉर्मेशन, और जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम आते हैं पेरिक्सोसोम्स पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेल ऑर्गेनेल है पेरिक्सोसोम्स, जो कि आपकी स्मॉल होती है, स्पेरिकल ऑर्गेनेल होती है, कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये इसका कीवर्ड होता है भाई। अगर आपको कुछ भी समझना है क्वेश्चन में, लेकिन आपको दिखे कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम कुछ दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बेझिझक ये आंसर लगा के चले आना, जिसको बोलते हैं पेरिक्सोसोम्स। ठीक है भाई, अब इसका पढ़ लेते हैं ये क्या काम करता है। तो ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा हार्मफुल सब्सटेंस को, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे कि आपका एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको डिटॉक्सीफाई वर्ड या ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ भी देखने के लिए मिले तो आपको आँख बंद करके पेरिक्सोसोम्स लगा देना है वहाँ पे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। अभी आपने 3 पढ़े मेम्ब्रेन बाउंड सैक, बताना जरा कौन कौन से, कमेंट करके जरूर बताओ कौन कौन से आपने पढ़े। सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा, उसके बाद हम 3rd नंबर पे अभी क्या पढ़ने वाले हैं? वैक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है कंटेनिंग शेल शेप लार्ज सेंटर वैक्यूल। अब ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है? तो पूरे प्लांट का 90% पार्ट, आपको 90% पार्ट के अंदर पूरे प्लांट के यही वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। तो आप लिख भी सकते हैं कितना कवर अप करके रखता है। तो 90% किसी भी सेल का क्या होता है उसके अंदर? किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ध्यान रखना, ना कि एनिमल के, प्लांट के अंदर क्या होता है? 90% उसका जो है आपका प्लांट, उसका स्टोरेज कौन करके रखता है? आपका वैक्यूल करके रखता है। ठीक है, जबकि ये स्मॉल और बहुत सारे होते हैं एनिमल्स के अंदर। ध्यान रखना कि जो वैक्यूल है वो आपका प्लांट्स के अंदर ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, लार्ज होता है, और जो तुम्हारे एनिमल्स हम लोग हैं हमारे अंदर कम होता है, छोटा होता है। इसके बाद देखिए भाई इधर इसका काम क्या है, काम किस लिए यूज़ आता है वैक्यूल? तो स्टोरेज ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए, वेस्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पता नहीं तो कितनी बार ही पूछा गया है कि ये मेंटेन करता है ट्रिगर प्रेशर को सेल के अंदर। तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए ट्रिगर प्रेशर को सेल के अंदर कौन मेंटेन करता है? तो आपका वैक्यूल ट्रिगर प्रेशर को सेल के अंदर मेंटेन करता है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है आपकी सेंट्रोसोम। भाई सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स इसको बोल देते हैं। आपने सेंट्रियोल तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, सेंट्रोसोम्स भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो न्यूक्लियस के साइड में या नियर बाई देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को और फॉर्म करती है स्पिंडल फाइबर्स। अब अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको दूसरी नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन बताऊंगी तो ये पूरा भी हम लोग पढ़ लेंगे कि सेल डिवीजन किस तरह होता है, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम क्या करता है? तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका
साइटोस्केलेटन। देखो ये यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा अमीबा पढ़ाऊंगी जब पैरामीशियम हम लोग पढ़ रहे होंगे, जब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। अभी ये तीनों चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ये दोनों बताने को तो अभी बता सकती हूँ, लेकिन अभी इसका कोई लेना देना इस चैप्टर से तो है नहीं। यहाँ देखो तुम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, शेल वॉल क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, किसके अंदर शेल वॉल होती है, किसके अंदर प्लाज्मा होती है, वट एवर। अब देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सराउंडिंग ऑफ द सेल होती है, और लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसी होगी सेल मेम्ब्रेन आपकी, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन आपकी थिन होगी, बहुत थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, सराउंडिंग द सेल, सेल के चारों तरफ होती है, मेड अप ऑफ लिपिड। अगर पूछे कि किस चीज़ की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, तो लिपिड की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की और प्रोटीन की। काम क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई शेल है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसी को बोलते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपकी शेल मेम्ब्रेन। तो क्या करेगी, अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर है तो सीधी बात है आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है पूरे शेल को, और रेगुलेट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, कौन उसके अंदर आएगा, कौन उससे बाहर जाएगा, उसको रेगुलेट कौन करती है, तो शेल मेम्ब्रेन या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, और सेल का कम्युनिकेशन बढ़ाती है। तो इसी के थ्रू तो कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की। अब देखिए 14 नंबर पे आपका आता है शेल वॉल, सेल वॉल। देखिए भाई, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है कि एनिमल के, कि दोनों के। ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार। सेल वॉल, देखिए भाई, सेल वॉल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, सेल वॉल केवल और केवल आपके प्लांट में देखने के लिए मिलेगी, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। केवल और केवल किसके अंदर प्रेजेंट मिलती है ये देखने के लिए, तो ये केवल प्लांट के अंदर। आप याद कर सकते हैं ऐसे कि भाई घर में छोटे छोटे पौधे लेते हैं तो कहाँ लगाते हैं भाई, दीवारों के साइड में लगाते हैं ना, जो दीवार होती है घर की, ऐसे ताकि अच्छा लगे। तो ऐसे याद कर लेना कि वॉल क्या लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। तो कहाँ मिलती है आपको देखने के लिए, प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और दीवार के पास एनिमल को नहीं बांधते, अगर आप गाँव से होंगे तो नहीं बांधते, आपने देखा होगा, तो दूर बांधते हैं ताकि वो उसको गिरा ना दे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कुछ भी करके। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या है इसके सेल वॉल के। तो देखो भाई, सेल वॉल क्या है, हाँ आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है, तो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। रिजिड आउटर लेयर, सॉरी रिजिड होती है, आउटर लेयर होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोई शेल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या आती है आपकी शेल वॉल आती है। इसके कुछ फंक्शंस है, जैसे ये क्या करता है, तो प्रोवाइड करता है शेप, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। देखो भाई, प्रोटेक्शन ये भी प्रोवाइड कराएगा, ये भी, तो ऐसा कुछ रिजिड नहीं है कि यही कराएगा, यही दोनों कराते हैं। ठीक है, ये करता है प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द सेल। सेल के अंदर जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो फट ना जाए, उससे उसको प्रिवेंट करता है कौन, आपका शेल वॉल प्रेजेंट करता है। 15 नंबर और लास्ट नंबर का है हमारा, इसको बोलते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, अब क्लोरोप्लास्ट देखो, ओव्यूल ऑर्गेनेली होती है, कंटेन होती है क्लोरोफिल, हैविंग स्टक ऑफ थ्लैकोइड्स कॉल्ड ग्रेना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर स्टल्क होते हैं थ्लैकोइड्स का, जिसको आप बोलते हैं ग्रेना। आगे मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी ये सब चीज़ें क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी आपको बताई हूँ, आपको ये सब चीज़ें याद हों या ना हो, लेकिन इनके फंक्शन आपको मैंडेटरी है कि 1 बाय 1 रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का आपका फंक्शन क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट, और कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, डेट इज़ फूड के अंदर। ठीक है, ये क्या कौन करता है आपका, ये आपका क्लोरोप्लास्ट करेगा। अब देखिए, एक बार आप इन सब के डायग्राम देख लीजिए ज़रा। ये है आपका न्यूक्लियस, एक मिनट, ये है आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं। इसके बाद ये आपका पेरिक्सोसोम्स है, वैक्यूल है, सेंट्रियोल है, ये अभी मैं छोड़ दी हूँ, आपको बताऊंगी मैं बाद में इसको। इसके बाद ये शेल वॉल है आपकी, और ये क्लोरोप्लास्ट है। देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ।
देखो भाई आगे ले सकते हो। ठीक है, वापस से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था उसको तो देख लेते हैं, उसको तो भूल ही गए हम लोग। चलो भाई देखो, हमारा क्वेश्चन था नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आपको मैं बता दूँ पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, बताना जरा, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। वैक्यूल किसके अंदर बड़ा होता है, बताना, प्लांट के या एनिमल के? प्लांट के अंदर बड़ा होता है कि एनिमल के अंदर? हाँ भाई बताओ जरा। तो प्लांट के अंदर बड़ा होता है, कितना? तो 90% कवर करके रखता है आपके पूरे प्लांट शेल का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ भी मैंने एक टेबल दे दिया, अगर आप इसको पढ़ना चाहो कि कौन सी चीज़ किसके अंदर प्रेजेंट होती है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये वही है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये आपका वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी पढ़ लेना जो आपका मन हो, बस लेकिन पढ़ लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आपका स्टार्ट, यहाँ से आपकी डिजीज़, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, बताना जरा भाई। ऑप्शंस है आपके पास, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी और रिकेट्स। देखिए भाई, तो आपको हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको एक वर्ड नाम और होता है, आपने सुना होगा, तो जीरोफ्थैल्मिया, एक वर्ड सुना होगा आपने, तो जीरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं इस नाइट ब्लाइंडनेस को। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, इसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया, जो कि किसकी वजह से होता है, तो विटामिन ए की जब हमारे अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हम लोगों को क्या हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, डेट इज जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड जो कि इनके साइंटिफिक नेम बनते हैं, उससे रिलेटेड बीमारी बनती है, डिजीज़ बनती है, उनको हम एक ही पॉइंट में सब कुछ देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो भाई, जो कुछ इस सीरीज़ में छूट जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहती कि हम लोग एक ही वीडियो के अंदर सब कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको लगभग 7 से 8 क्लास 45 मिनट की दूंगी बायोलॉजी के अंदर, और उसके अंदर मैं मेक श्योर करती हूँ कि लगभग आपके 80 to 90% क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले भी नहीं पढ़ी होगी, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से ही बहुत अच्छी क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए भाई देख लेते हैं। विटामिन ई देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कर लिया जाए। देखो भाई, ये यहाँ पे आप विटामिन से होने वाली बीमारी देख लो, कुछ कुछ जैसे कि विटामिन ए, इनके साइंटिफिक नेम देख लो, बीमारी क्या हो जाएंगी, और इसके बाद हम मेन फंक्शन क्या होगा इसका, और किस तरह की ये विटामिन होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, रेटिनोल होता है, ठीक है भाई। विटामिन ए का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, तो होता है रेटिनोल। इसकी सोर्सेज क्या है, अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं, या आपको किस किस चीज़ों का इंटेक करना चाहिए ताकि विटामिन ए की कमी अगर आपके अंदर है तो वो पूरी हो जाए, या डिफिशियंसी अगर है तो वो फुलफिल हो जाए। देखिए आपको कैरेट खानी चाहिए, नहीं कहते घर में कि गाजर खाया करो आँख कमज़ोर है तो तुम्हारी, दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, बटर, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिनके ग्रीन लीफ हो वो वाले वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। देखो भाई, ये सब चीज़ें आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको इनके साइंटिफिक नेम और इनसे होने वाली बीमारी आपको मैंडेटरी है कि याद होनी ही चाहिए। देखिए ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, इसका क्या काम है, क्या किस लिए हो जाते हैं, हमारे पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम और इससे होने वाली बीमारी क्या क्या है। विटामिन ए, जिसको रेटिनोल कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से होती है, जिससे हमारा क्वेश्चन भी था आपने देखा, और इसी को क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, ठीक है। स्किन ड्राई हो जाती है, पुअर विजन का मतलब वही है कि आपको दिखना कम हो जाता है। इसके बाद देखिए आते तो बी को, मतलब सीक्वेंस में पढ़ना है तो बी पढ़ लेते, लेकिन वो थोड़ा नीचे है, ये इधर उधर हो गया सब कुछ, कोई नहीं आप ऐसे ही पढ़ लो। डी आता है इसके बाद आता है कैल्सीफिरोल। डी को क्या बोलते हैं आपका, कैल्सीफिरोल, ठीक है भाई। क्या होती है इसकी, तो सनलाइट से आपको पता है विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो सनलाइट में बैठ सकते हैं आप तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। फिश लीवर ऑयल ले सकते हैं, एग योल्क ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, और आपका बटर ले सकते हैं। इससे होने वाली बीमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको
रिकेट्स होती है बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ऑस्टियोमलेसिया एक बीमारी है जो कि आपको एडल्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों बीमारी किस चीज़ से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड आपकी हैं, रिकेट्स भी और ऑस्टियोमलेसिया भी। दुबले पतले से बच्चे हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, टोकोफेरोल। ये स्टेरिलिटी, इसको बोलते हैं बांझपन, ठीक है, जो आपको फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मसल्स वीकनेस आ जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद विटामिन के, जिसको बोलते हैं फाइलोक्योनिन, क्या बोलते हैं, फाइलोक्योनिन। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पुअर ब्लड क्लोटिंग, मतलब अगर एक बार खून निकल रहा है तो निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। अगर आपको विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है ना, कि ब्लड क्लोटिंग विटामिन ये कौन सी होती है, तो यही क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लोटिंग विटामिन, तो विटामिन के आपकी हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर भाई साहब इस चैप्टर में से कुछ आना है तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है विटामिन सी, जो कि आपके खट्टे फलों में देखने के लिए मिलता है, सिट्रस फ्रूट, जैसे कि आपका ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है, गवावा, टोमेटो, कैप्सिकम। देखो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि खट्टा कहाँ से हुआ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि कैप्सिकम के अंदर भी आपको यही विटामिन सी देखने के लिए मिलेगा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और हाँ, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी एक विटामिन है जो आपकी एसिड भी है, ये जिसको सिट्रस एसिड के नाम से जाना है, तो ध्यान रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड तो देखो ये सारे हैं, अब बोलोगे कि ये भी एसिड है, ये भी, तो लेकिन ये ऐसा पूछा जाता है, आई थिंक DSSS का कोई पेपर था उसमें पूछा गया था पिछले से पिछले साल में भी, कि बता दो कि कौन सी विटामिन ऐसी है जिसको एस्कॉर्बिक एक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये यही विटामिन है आपकी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या बीमारी हो जाती है, तो स्कर्वी आपने सुना होगा, जब मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग इन गम्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं आपका स्कर्वी, ठीक है। दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं, स्लो हीलिंग होता है, मतलब जब चोट लग जाती है या कुछ भी मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो तो बहुत स्लो आपका प्रोसेस हो जाता है, हील होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें बनी रह जाती हैं। इसके बाद आई जस्ट होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा फोकस 50 गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको इसकी सब PDF वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। और डेली हमसे कनेक्ट होने के लिए, अगर आप पूरी इसी तरह की बायोलॉजी का रिवीजन करना चाहते हैं थ्रू क्वेश्चंस, और आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन मिले उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन है एक ही जगह हम लोगों को मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ लिया विटामिन सी तक। देखिए ये होता है, अब बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भाई। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन आती हैं, इसको याद करना भी थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। B1 को बोलते हैं आपका थायमिन। आपको ये विजिबल है, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, आई जस्ट होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। विटामिन, अब यहाँ से हम लोगों को नहीं याद रखना कि किस चीज़ में मिलती है, क्या होता है, कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम और इससे होने वाली बीमारियाँ। देखिए भाई, थायमिन आता है सबसे पहले। विटामिन बी को क्या B1 को बोलते हैं आपका थायमिन, ठीक है। थायमिन से क्या होता है, बेरी, अगर आपको विटामिन B1 की कमी है तो आपको हो जाएगा बेरी, ठीक है। अच्छा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, होने वाली बीमारी है, याद नहीं रखनी, ठीक है, याद मत रखो इसको। इसके बाद B3 को बोलते हैं नाइसिन, ठीक है, नाइसिन। B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन। इससे होने वाली बीमारी आपको ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं प्लेग्रा, ठीक है। और 3D डिजीज़ भी इसको बोलते हैं, 3D डिजीज़, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 3D डिजीज़, 3D का क्या मतलब है, 3D होता है इसके अंदर, डरमेंटेसिस, डायरिया और डिमेंशिया, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखनी है तीनों। इसके बाद यहाँ से आ जाती है आपकी B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। अच्छा, ये क्या करता है, तो फटीग करता है, आपकी नर्व्स के अंदर पेन कराता है, विटामिन B5, ठीक है। B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडोक्सिन, ठीक है, पायरोडोक्सिन B6 को बोलते हैं। इससे अंदर क्या होता है, तो एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एनीमिया किसके थ्रू होता है, कौन सी विटामिन की कमी हो जाता है, तो B6, दैट इज पायरोडोक्सिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बायोटिन B7 की कमी हो जाती है, इसके तो आपने बहुत शैम्पू वगैरह भी देखे होंगे, अगर लड़कियों ने तो देखे ही होंगे भाई। बायोटिन की कमी हो जाती है B7 की, तो क्या होता है, हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैश आने लगते हैं, ठीक है। ये फोलिक एसिड भी आप लोगों ने बहुत यूज़ किया है। फोलिक एसिड पूछो कैसे यूज़ किया है। फोलिक एसिड जब भी यूज़ करते हैं, जब
नहीं कहते डॉक्टर कि ये खाने से पहले ले लेना ये वाला कैप्सूल, तो वो फोलिक एसिड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, B9 को बोलते हैं आपको फोलिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना। B12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से जितने भी B1 के B के कॉम्प्लेक्सेस में से आपको ध्यान रखनी है B1 ध्यान रखनी है, B6 याद रखना है, B7 और B12 याद रखना है, जिसको बोलते हैं कोबालामीन। B7 को B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामीन। इससे क्या होता है, तो इससे होता है परनेशियस अनेमिया, ठीक है भाई। परनेशियस अनेमिया किससे होता है, तो B12 से आपको होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोबालामीन। आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। चलो भाई आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है कि कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो आपकी फैट के अंदर सोल्यूबल है, कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो आपकी वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो याद रखने का बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप याद कर सकते हैं कि फैट के अंदर क्या होता है, कीड़ा होता है। क्या होता है फैट के अंदर, कीड़ा। ऐसे याद कर लो, फैट के अंदर क्या होता है आपका, कीड़ा, ठीक है। विटामिन A, D, E और K ये आपके कहाँ होते हैं, तो ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, फैट सोल्यूबल, ठीक है भाई। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं आपके, कीड़ा। और जो आपके वाटर सोल्यूबल, अब बचा कौन सा, B और C बचा, तो ये क्या होता है आपके B और C, ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है। चलो भाई अब ये वाला टॉपिक भी आपका होता है ख़त्म। ये था विटामिन से होने वाली आपकी जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या था दोबारा से, जिससे हमने ये पढ़ना स्टार्ट की थी विटामिन। तो हमारा क्वेश्चन था आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज व्हाट, बताओ अब। तो नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है विटामिन ए, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन से होता है आपको, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है भाई। देखो अगर आपको अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट दीजिए मुझे। लो भाई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। मैं बताती हूँ साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जिसको लेना है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ मैं आपको साथ के साथ कुछ चीज़ें और लिखवा देती हूँ, जैसे कि आप इसी के अंदर नोट कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप साथ के साथ ना, यहाँ फंगस से होने वाली बीमारी लिख लीजिए। उसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ, ठीक है। बहुत पॉपुलर सी ट्रिक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। ये लिख देते हैं हम, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो इसके ट्रिक बनती है, जैसे कि ये अब फंगस से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखना आपके फंगस डिजीज़ है ये, ठीक है, फंगस डिजीज़, ठीक है। अब देखो जैसे कि इससे बनता है आपका गंजापन, जिसको आप बोलते हैं बाल्डनेस, ठीक है भाई। इससे बनता है आपका दमा, आपने सुना होगा अस्थमा बोलता है इंग्लिश में इसको, अस्थमा। इसके बाद इस वाले दे से बनता है आपका दाद, क्या बोलते हैं जिसको, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और खाए से बनता है आपका खाज, जिसको बोलते हैं स्कैबिस। और फ्रूट से बनता है आपका एथलीट फूड, ठीक है।
है, ये आपकी है फंगस से होने वाली बीमारियां। कुछ क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन जिसको बाल्डनेस बोलेंगे, दामाद से दमा अस्थमा बोलेंगे, और इस वाले दे से बनता है दाद जिसको क्या बोलेंगे, रिंग वॉर्म बोलेंगे। खाए से बनता है खाज जिसको क्या बोलते हैं, स्कैबिज आपका बोलते हैं, और फ्रूट से बनता है एथलीट फूट। ये सब आपकी बीमारियां हैं जो आपकी होती हैं किस चीज़ से, तो ये है आपकी फंगस से होने वाली बीमारियां। नोट डाउन कर लीजिए आप सब। ठीक है भाई, चलिए अब आप साथ के साथ अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं यही आपको वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी लिखवा देती हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिए वायरल डिजीज़, ठीक है, वायरल डिजीज़ नोट डाउन कीजिए। जैसे कि इसकी ट्रिक आपको बनती है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, ठीक है, लिखिए। डेंगू डी से, एम से बनता है आपका मीजल्स, मीजल्स, आई से बनता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एस से बनता है आपका स्वाइन फ्लू, ठीक है, इसके बाद आपका एच से बनता है एड्स, ए से बनता है एड्स, ठीक है, इसके बाद एच से क्या बनता है भाई, देखिए डेंगू बनता है, मीजल्स बनता है, इन्फ्लुएंजा बनता है, स्वाइन फ्लू बनता है, एड्स बनता है आपका, और इसके बाद किस चीज़ से हम भूल रहे हैं, आर से बनता है आपका रेबीज़, ठीक है, ये लिखो रेबीज़ बनता है आर से आपका, और इसके बाद रेबीज़, इसके अंदर एच से हम लोग भूल रहे हैं, चलो अभी मेरे याद आएगा तो मैं आपको लिखवाती हूँ। इसके अंदर बनता है रेबीज़, ठीक है, ये आप लिखो, डेंगू हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, और आपका यहाँ से बनता है एड्स बनता है, रेबीज़ बनता है, ये सब आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, डी से डेंगू बनता है, मीजल्स बनता है, ओ हाँ हेपेटाइटिस बनता है इससे, क्या बनता है, हेपेटाइटिस, टाइटिस, ठीक है। इसी तरह बी से बनता है आपका बर्ड फ्लू, इसके बाद ई से बनता है एनसेफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस बनता है, ठीक है, ये कुछ बनते हैं आपके, इनको आप नोट डाउन करो। ये हैं आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां, ठीक है भाई। डेंगू बनता है, मीजल्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्वाइन फ्लू, एच से हेपेटाइटिस, आर से बनता है आपका रेबीज़ बनता है, ए से एड्स बनता है, बी से बर्ड फ्लू बनता है, ई से एनसेफ्लाइटिस बनता है, और भाई किस चीज़ से, एम से आपका ये बनता है मम्प्स, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद पी से पोलियो बनता है, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। क्या बचता है भाई, एम हो गया, पी हो गया, और क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, स्वाइन फ्लू तो मैं लिख दी हूँ, ठीक है, ये सब ये आप ध्यान रखो।
कुछ भूल रहे हैं तो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी इसके बाद। तब तक आप ये वायरस से होने वाली बीमारी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, ये एस जो बचता है ना, इससे बनता है आपका स्मॉल पॉक्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। लिख दिया है क्या कहीं पीछे? नहीं, स्मॉल पॉक्स बनता है इससे। ये है आपकी वायरस से होने वाली बीमारी। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी। डीआर से डेंगू, एम से मीजल्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्वाइन फ्लू, एस से हेपेटाइटिस, आर रेबिस बनता है, ए से आपका एड्स बनता है, बी से आपका बर्ड फ्लू, ई से आपका क्या बनता है एनसेफेलाइटिस, और एस से आपका बनता है स्मॉल पॉक्स, टी से टिटनस, ये लिखो टिटनस, ठीक है। इसके बाद एम से बनता है मम्स और पी से बनता है आपका पोलियो। ये है आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस के थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, जैसे विटामिन देख ली, उससे होने वाली डेफिशिएंसी आप लोगों ने अभी देखी, और फिर इसके बाद मैं आपको फंगस से होने वाली बीमारी साथ के साथ वायरस से होने वाली बीमारी भी लिखवा दी हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा था, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमने लगभग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक दो चीज़ें जो बनेगी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसके थ्रू जो चीज़ें बचती है मैं आपको वहाँ सब चीज़ें लिखवा दूंगी। क्वेश्चन वैसे था क्या, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम क्लास नहीं बढ़ाएंगे। 45 मिनट की आई थिंक होगी और बहुत है अगर हम 45 मिनट में 2 चैप्टर कर रहे हैं। जैसे कि सेल आपने पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल पढ़ ली, वाइटामिन्स पढ़ ली, और उससे होने वाली बीमारी पढ़ ली, और लगभग उससे रिलेटेड सब चीज़ें पढ़ ही ली अगर आप डिजीज़ का देखें तो, ठीक है। इसके बाद प्लांट टिश्यू एक अपने आप में चैप्टर बन जाता है, इसके साथ में कुछ और ऐड करके कल आपको नेक्स्ट क्लास दे दूँगी, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ बाकी हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको जानना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ इस वीडियो की। थैंक यू सो मच।